हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज रेणु कुमारी। आपका स्वागत है आपके चैनल आर एस एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप बायोलॉजी को आसान और मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको जेटेट, सीटेट, बोर्ड एग्ज़ाम, जनरल साइंस या 12th क्लास से जुड़ी बेहतरीन वीडियो मिलेगी। हम कॉन्सेप्ट को आसान भाषा और शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं जिससे आपका समझना आसान हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें जिससे कि मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से बेसिक बायोलॉजी तथा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर है जो कि हमारा था फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, उनको कम्प्लीटली कवर कर लिया था। तो इस फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कराने में मैंने लगभग 10 वीडियोज़ जो हैं अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन पॉइंट में अपलोड कर दी हुई हूँ। तो अगर आपने मेरे उन वीडियोस को या उन क्लासेस को अब तक नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले जाके मेरे उन वीडियो को देखें जिससे कि आपके फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, जिससे कि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस इजीली कर पाओगे। अगर इनके अलावा भी आपसे अगर कोई न्यू क्वेश्चन एग्जामिनर बना दिया जाए तो आप उनको भी इजीली कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम इस एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इन बेसिक क्वेश्चंस को भी आप कभी कभी गलत कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना है, चीज़ों को समझते हुए जानना है और पढ़ते हुए सारे क्वेश्चंस को आप एक एक उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उन पे आप टिक मार्क करें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर है, वो है जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। द वर्ड बायोलॉजी इज ओरिजिनेटेड बाय विच लैंग्वेज। तो हमारे जो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है फ्रेंड्स वो हमारी ग्रीक भाषा से यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से जो है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि बायोलॉजी शब्द को पहली बार किसने गढ़ा था, यानी कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि मैंने अपने सबसे फर्स्ट वीडियो जो कि क्लास 1 यानी कि डे 1 था, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करी थी। तो जिसके अंतर्गत मैंने जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बायोलॉजी के प्रयोग वर्ड को सबसे प्रथम किसने दिया था, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के ब्रांचेस, इन सभी टॉपिक्स को बड़ी ही अच्छी तरीके से डील किया था। तो अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर मेरे उन वीडियो को वॉच करेंगे जिससे कि आपके इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो को क्लियर हो सके। तो बायोलॉजी शब्द को पहली बार किसने दिया था। द वर्ड बायोलॉजी इज़ फर्स्टली गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरनस। बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरनस ने दिया था जो कि फ्रांस और जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने 1802 और 1803 में बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम दिया था।
तो आई होप आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरनस ने किया था। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारा अरस्तु महोदय को कहा जाता है फ्रेंड्स। अरस्तु महोदय को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और अरस्तु महोदय को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु महोदय को ही कहा जाता है। और हमारे जो बॉटनी, क्योंकि हमारे बायोलॉजी के दो ब्रांचेस हो जाते हैं फ्रेंड्स, जूलॉजी और बॉटनी। तो हमारे बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक है अरस्तु महोदय और बॉटनी के हैं हमारे थियोफ्रेस्टस। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी? तो हमारा जो है फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो प्रदान करता है वो है फैट, बट हमारे ऑप्शन में फैट नहीं दिया हुआ है। और एक बात फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो होता है फैट, वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि 1 ग्राम फैट से हमें लगभग 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड्स कि फ़ैट को डाइजेस्ट होने में हमारे बॉडी में टाइम लगता है। तो हमारा, अगर हमसे कई बार ये भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी जो है वो हमें किससे प्राप्त होती है? तो मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ। अब विटामिन्स जो होता है, विटामिन्स हमारे उपापचय प्रक्रिया में सहायक होता है। खनिज भी हमारे विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है फ्रेंड्स। और जो वाटर होता है हमारा, ये हमारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारे शरीर में डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। उसमें एक सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में कोशिकाओं के वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन है फैट एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा खनिज यानी कि मिनरल्स। तो कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? तो अगर आप सभी को याद होगा फ्रेंड्स, तो जब मैंने आपको प्रोटीन के पॉइंट को डिस्कस कराया था, तो मैंने आपसे बात करी थी कि जो हमारे प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। जो हमारी कोशिकाएं टूट फूट रही होती है उनमें भी काफ़ी हेल्प करता है। तो कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत में जो हमारा हेल्प करता है जो न्यूट्रिएंट्स, वो है हमारा प्रोटीन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और कार्बोहाइड्रेट से तो हमें पता है कि हमें मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। वसा से हमें मैक्सिमम एनर्जी, सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। और खनिज जो हमारा होता है वो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक
कंट्रोलर की तरह कार्य करता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। विच वन ऑफ द डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए, रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, स्कर्वी जिसे बेरी बेरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बेरी बेरी, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिकेट्स। तो हमारा जो है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, जब हमने विटामिन के जब मैंने आपसे विटामिन के बारे में डिस्कस करी थी, तो उनके कॉन्सेप्ट को जब मैंने आपसे क्लियर कराया था तो मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से जो कि काफ़ी फेमस डिजीज़ है फ्रेंड्स, वो है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग देखने को मिलते हैं। स्कर्वी रोग हमारे जो होते हैं वो विटामिन सी की कमी से देखने को मिलते हैं। बेरी बेरी हमारे विटामिन बी की कमी से देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। और विटामिन रिकेट्स जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स जो हमारा होता है वो विटामिन डी की कमी से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने चारों डिजीज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि किस विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग देखने को मिलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का प्रमुख कार्य। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फैट। वसा का प्रमुख कार्य क्या है। तो वसा का हमारा प्रमुख कार्य है फ्रेंड्स, वसा का हमारा प्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, टू प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी। तो वसा का ये हमारा मेन फंक्शन हो जाता है। ऑप्शन बी में हमारा ऊष्मा नियंत्रण, ऑप्शन सी में है हड्डियों को मजबूत बनाना जो कि है कैल्शियम का काम, पानी का संतुलन बनाए रखना, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। इसका कार्य जो होता है हमारा वो रफेज का होता है। किसका होता है, रफेज का होता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। कौन सा वसा जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। विच वन ऑफ द फैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो हमारे शरीर के लिए, तो जब हमने वसा को पढ़ा था फ्रेंड्स, जब मैंने वसा के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आपसे वसा के 2 टाइप्स को डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट था हमारा सैचुरेटेड फैट या फैटी एसिड, और सेकंड था हमारा अनसैचुरेटेड फैट या फैटी एसिड। तो हमारे बॉडी के लिए हमने बात करी थी आप लोगों से कि कौन सा वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है वो है ट्रांस फैट, जो कि हमारा सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। ट्रांसफैट जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। अनसैचुरेटेड फैट में हमारे जितने भी वनस्पति ऑयल होते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, तो ये हमारे सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हमारे 2 टाइप्स हो जाते हैं।
पहला है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी भी हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर आ जाता है और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या फैट के अंतर्गत हमारा ओमेगा 3 फैट आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये सभी हमारे शरीर के लिए, ये तीनों जो है हमारे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो हमसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द फैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हार्मफुल होता है वो हमारा होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड या सेचुरेटेड फैट। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड को ही हम ट्रांस फैट भी कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट की वसा जो है ट्रांस फैट वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली होंगी। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से किस स्रोत से हमें प्राप्त होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर मेनली फाउंड इन द विच सोर्सेस। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मुख्य रूप से किस स्रोत से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं। एग्ज़ाम में याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उनके चारों ऑप्शन को देखना है और अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर हमें घुमाकर कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं जिससे कि हम जानते हुए भी क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट पे हमें डटे रहना है, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बाहर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखना है, देन आपको उसका जवाब देना है। तो हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियां ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है मछली का तेल, ऑप्शन सी में है चीनी यानी कि शुगर, और ऑप्शन डी में है डेयरी यानी कि डेयरी उत्पाद यानी कि दूध से बना जो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के 2 टाइप्स हो जाते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है फ्रेंड्स। ये एक तरह का फैट होता है जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का हिस्सा होता है और ये शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और फैटी ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है फ्रेंड्स आर अ टाइप्स ऑफ हेल्दी fat that help maintain heart health, build brain cells and more. They are essential normal growth and development. तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन के सेल्स को बिल्ड करने का कार्य करता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी हमारा फैटी एसिड हो जाता है और ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरतमंद होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारा प्राप्त होता है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मछली का तेल। तो फिश ऑयल से हमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। अब है हमारा नेक्स्ट जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, वो है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज फॉर्म बाय गिवन। तो हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन ए है एमिनो एसिड, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है हमारा फैटी एसिड और ऑप्शन डी है हमारा विटामिन्स। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब मैंने आपको प्रोटीन के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, जब मैंने प्रोटीन टॉपिक को आपसे डील करा था, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो
एसिड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन को हमारा बॉडी जो है वो अमीनो एसिड के रूप में आफ्टर डाइजेशन हमारा बॉडी जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड के रूप में ग्रहण करता है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का निर्माण वो एमिनो एसिड से हमारा होता है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए एमिनो एसिड। अब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है फ्रेंड्स। ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। फैटी एसिड से हमारा फैट, ठीक है, फैट जो होता है वो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। तो इतनी बातें आई होप आपने समझ ली होगी और आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आज मैंने आपसे लगभग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूट्रिएंट्स के थे उनको आपके सामने डिस्कस करा, उनके बारे में आपसे उनके जो क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करी, तो जिससे कि आपके क्या होंगे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और उससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आते रहेंगी। तो आज मैंने बहुत ही कम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके सामने जो सीरीज आएगी वो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही आएगी, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स फूड यानी न्यूट्रिएंट्स चैप्टर से वह गए हुए हैं, उनको मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी और आप उन सभी क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलोगे। तो आशा करते हूँ कि आज का जो हमारा सेशन था, जो कि था बेसिक बायोलॉजी और फूड न्यूट्रिएंट्स का, जो मैंने आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई, तो उनको आपने बेहतर अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और इनकी प्रैक्टिस आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो ऑलरेडी मैंने फूड एंड न्यूट्रिएंट्स चैप्टर से 10 वीडियो जो कि मेरे यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन पॉइंट पर अपलोडेड है, तो आप पहले जाकर वहां पर उस वीडियो को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और मैं आपसे नेक्स्ट ही बहुत जल्द इसी चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक SSC, रेलवे, सीटेट, जेटेट, PRT, TGT इत्यादि के अंतर्गत जो भी हमारे क्वेश्चंस बन रहे हुए हैं फ्रेंड्स, GS के अंतर्गत भी हमारे बायोलॉजी सेक्शन से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और मैं बहुत जल्द ही आपके सामने NCERT का भी कंटेंट लेकर आऊँगी। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।